गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए वन लाइनर शैली में हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा को व्याकरण किसे कहेंगे कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? भाषा के व्याकरण किसे कहेंगे? भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, है ना, शुद्ध रूप में बोलने और लिखने के शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और लिपि किसे कहेंगे? लिपि लिपि किसे कहेंगे? बताइए, लिपि किसे कहेंगे? कि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जो है शुद्ध रूप में, जैसे हम शुद्ध रूप में किसी भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए जिस शास्त्र का उपयोग करते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। ठीक है, और लिपि लिपि भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोलने, लिखने और उसका उच्चारण करने के लिए उसका शास्त्र ज्ञान बहुत आवश्यक है। उन्हीं नियमों को हम व्याकरण कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है, क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और भाषा के भी दो रूप होते हैं ना। भाषा के कितने होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण है ना। और भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है और दूसरा होता है लिखित। मौखिक और लिखित। ठीक है, और व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। ठीक है, कौन कौन से 3 अंग? व्याकरण के कौन से 3 अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग कौन से होंगे? वर्ण विचार, है ना। फर्स्ट है वर्ण विचार। एक मिनट, वर्ण विचार। ठीक, वर्ण विचार है। फिर है शब्द विचार है, शब्द विचार। ठीक, और थर्ड है वाक्य विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहेंगे कि वह वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही है ना, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, और यही मूल ध्वनि भी है, जैसे क, प, ट, म, व। तो इस तरह से ये वर्ण विचार है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहते हैं कि वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और शब्द विचार, शब्द विचार या शब्द किसे कहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को ना, सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे बालक, विद्यालय,
यहाँ पे लिखने का नहीं है तो लिख भी देती। फिर वाक्य किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने वाक्य, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, व्यंजन किसे कहते हैं? तो इसमें ढेर सारे हैं ना शब्द, दो या दो से अधिक शब्द है, तो इसको बोलेंगे वाक्य। ठीक है, वाक्य। और वर्ण और शब्दों के भी, है ना, सार्थक समूह को, वर्ण या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। और दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाए जाते, जैसे मेरा नाम रजत है, माता जी बाजार गई है, आदि। तो इस तरह के जो हम शब्द बना रहे हैं वो वाक्य विचार है। ठीक है, ठीक। तो इस तरह से देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण माने गए हैं? तो 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण माने गए हैं। ठीक है, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के, है ना। स्वर दो प्रकार के होते हैं। स्वर जो है तीन प्रकार के होते हैं। स्वर जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन एग्जाम में जब देंगे कि दो या तीन है तो वहां पे तीन मारना। ठीक है, तीन ही मारना। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर दो प्रकार के होते हैं, है ना। स्वर जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, सॉरी तीन प्रकार के होते हैं ना, और तीसरा प्लुत स्वर। ये तो आप सभी जानते होंगे। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, है ना। ह्रस्व यहाँ लिख देते हैं, ह्रस्व। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का होता है बड़ा। ह्रस्व ये क्या होंगे? जिसमें एक मात्रा, जिसका उच्चारण करते समय कम समय लगता है, या फिर एक मात्रा का समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दुगुना समय लगता है, जिस मात्रा को उच्चारण करने में दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। और ह्रस्व स्वर क्या आएंगे? ई, उ, ऐसा। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं। व्यंजन यहाँ पे मुख्यतः तीन ही हैं। ठीक है, लेकिन और भी हैं, तो मुख्य मुख्य मैं बता देती हूँ। मुख्यतः लेकिन तीन ही हैं। ठीक है, एक तो स्पर्श व्यंजन है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन है, और थर्ड है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से? 25 है। स्पर्श व्यंजन 25 है, लेकिन मुख्य रूप से तीन भागों में बांटे गए ना, व्यंजन को तीन भागों में बांटे हैं मुख्य रूप से। ठीक है, एक स्पर्श जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, और त, थ, द, ध, न, और प, फ, ब, भ, म। ये पांच है उच्चारण स्थान। जैसे एक को क वर्ग बोलते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ, है ना, कंठ। फिर होता है तालु, मूर्धन्य, और दंत, और ओष्ठ। ये ओष्ठ, तो इस टाइप का ये होते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी अंतस्थ जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय
जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, है ना। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व। ठीक है, जीभ ना मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है, उसे स्पष्ट अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे या, रा, ला, व। ये जो है तीनों जो ना जीभ, कंठ, जीव और तालु के योग से जो है बनते हैं, ये चारों बोले जाते हैं। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह में हवा की गति यानी गर्मी से संयोग से ऊष्मा पैदा होती है, तो उसको बोलते हैं ऊष्म। जैसे श, श, श और ह, ये घर्षण के द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है, इस वजह से इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त व्यंजन भी हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से? दो वर्णों के मेल से बनते हैं और कई बार पूछे गए हैं। कई बार पूछे गए हैं और एक तो छ है, दूसरा त्र है और तीसरा ज्ञ है। ठीक, और चौथा श्र है। ठीक है, तो इसका क्या आएंगे? कक्षा, ऐसे कर सकते हो। ट्रिक है कक्षा, ऐसा। तो क प्लस स ये हो जाएंगे, और त्र का ये ता और प्लस र, ये तो इजी है। और ज्ञ का ज्ञ, तो ज प्लस इया। ठीक, ज प्लस इया, और श्र का श और प्लस र, तो ये हो गए चारों। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो हो गया। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? यहाँ पे दिया है अनुस्वार का चिन्ह। ठीक है, ये अनुस्वार का चिन्ह दिया है ना। और अनुनासिक का यहाँ पे चंद्र बिंदु, जैसे हसना, माँ, ये जो है ना, तो ये अनुनासिक का चिन्ह है। और अनुस्वर का अंत, ये। ठीक, और विसर्ग का चिन्ह ये ऐसे है, दो हलन ऐसे, ये विसर्ग है। और सार्थक वर्ण के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे, कल ही बता दी है मैं। ठीक है, शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं? 5। शब्द के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से? अब शब्द के 5 प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? पांच है यहाँ पे। उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, है ना। तो इस तरह से 5 भेद होते हैं। अच्छा, मैं 4 ही बोली क्या? नहीं नहीं, 5 बोल दो, बता देती हूँ। कौन कौन से? वाक्य के प्रयोग के अनुसार। ठीक है, मुख्यतः 5 होते हैं। वाक्य के प्रयोग के अनुसार, रूपांतरण के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार और उद्गम के अनुसार। तो ये 5 भेद हैं।
ये 5 भेद है। ठीक है, चलिए, संस्कृत से यथावत लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम। ठीक है, और संस्कृत के परिवर्तित रूप से बने तद्भव शब्द। ठीक है, और तत्सम जैसे क्या होंगे? अग्नि, ये हो जाएंगे तत्सम, और उसी का तद्भव क्या हो जाएंगे? आग। ठीक, और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं संज्ञा? जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, ये तो सबको ही पता होंगे। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, और एक कौन सा बोल रही हूँ मैं? जाति, समूह, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ठीक है, और द्रव्यवाचक। ठीक है, तो ये 5 हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं? 2। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। वचन के कितने होते हैं? एक वचन, द्विवचन। कारक के कितने प्रकार होते हैं? 8। कर्ता ने कर्म को कर्म, कर्ता ने कर्म को कर्म से, को के लिए संप्रदान हे हरे, तो इस टाइप का ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कारक के, तो 8 भेद हैं। सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। ठीक है, याद रखना ये ना। क्रिया किसका बोध कराती है? कार्य अवस्था का। काल के कितने प्रकार होते हैं? 3। ठीक है, और इसके भी और कई भेद होते हैं काल के। फिर है उपसर्ग, कहाँ जोड़ते हैं? उपसर्ग तो शब्द के प्रारंभ में जोड़ते हैं, जैसे आ प्लस जीवन, जीवन, आ प्लस जीवन, तो ये आ है, तो ये सामने जुड़ा है ना, तो उपसर्ग होंगे। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जोड़ते हैं, है ना। जैसे जैसे क्या होंगे? रेलगाड़ी, रेल गाड़ी, ये पीछे जोड़ा है, तो ये प्रत्यय हो जाएंगे। समास के कितने भेद होते हैं? 6। संधि के 3, स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, और समास के 6 भेद कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और एक कौन सा भूल गई? अव्ययी, द्वंद्व, अव्ययी, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। ठीक है, और बहुव्रीहि, ठीक, और द्विगु समास। तो ये 6 समास है। मुहावरे का अर्थ कैसा होता है? लाक्षणिक होता है। और कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का को, ये सब है शिवांत, वही 8 हैं। याद रखना ये चिन्ह क्या होते हैं। करण से, संप्रदान के लिए, संबंध काके की, और अधिकरण में और पर संबोधन हे अरे हो। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कौन कौन से होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं? छह भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए।
कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। सर्वनाम के ना 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से हैं? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा निजवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में भी 3 हैं, ठीक है, पुरुषवाचक भी 3 हैं। यहाँ पे तो है, देखो पूरे सर्वनाम के भेद दिए हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और अनिश्चयवाचक। और ये इसका पूरा एग्जाम्पल भी दिए हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? 2 प्रकार के होते हैं प्रत्यय। एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय एक तद्धित और दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय किसे कहेंगे? एक तो कृत प्रत्यय है, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? प्रत्यय ना 2 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे दिया भी है, एक धातु से बने शब्द को क्या कहते हैं? कृदंत। और संख्या विशेषण से बने शब्द को तद्धित। तो ये दोनों है, एक तो कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। तो जो प्रत्यय किसी धातु या मूल क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया धातु या मूल क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, क्रिया जोड़े जाते हैं क्रिया में, ठीक है। जैसे पढ़ाई, पढ़ प्लस आई। तो ये जो पढ़ है ना, उसमें अंत में लगा है, तो ये कौन से हो जाएंगे? पढ़ना क्या है? पढ़ धातु, तो धातु है पढ़, है ना, पढ़, पठ, ये क्या है? पढ़। पढ़ प्लस आई, ये 1 आई। तो ये जो है ना पढ़ जो है ये कृत प्रत्यय है, कृत, ठीक है, कृदंत है। और तद्धित में क्या होता है? तद्धित में क्रिया के अलावा अन्य शब्द जैसे सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कुल, कुल है, उसमें इन प्रत्यय जोड़कर कुलीन शब्द का निर्माण हुआ है ना। तो तद्धित प्रत्यय में क्या क्या आते हैं? सर्वनाम, विशेषण, क्या क्या आएंगे इसमें? सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, और संज्ञा, संज्ञा और अव्यय, अव्यय। तो इन सब में जोड़ने वाले शब्द को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समास का विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह 2 या 2 से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को क्या कहते हैं? समास, संक्षिप्त रूप को ना। और संधि 2 या 2 से वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। स्वरों के मेल को स्वर संधि बोलते हैं, व्यंजनों के मेल को व्यंजन और विसर्ग के मेल को विसर्ग बोलते हैं। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। विपरीत अर्थ वाले विलोम। अनेक शब्दों के अर्थ होने को क्या बोलते हैं? अनेकार्थी। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मुहावरा किसे कहेंगे? ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से अलग, उसको बोलेंगे मुहावरा। और लोकोक्ति क्या होता है? अनुभव पर आधारित प्रसिद्ध कथन है।
ठीक है, अनुभव पर आधारित प्रसिद्ध कथन है। और मुहावरा वाक्यांश है जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से अलग होता है। ठीक, वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के मुख्य अंग दो हैं। वाक्य के कितने अंग है? दो। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य, उद्देश्य ना, और प्लस विधेय, ये दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का मुख्य अंग यहाँ पे लिखा भी है, देख लीजिए, यहाँ यही बताइएगा। सरल वाक्य के कितने उपवाक्य होते हैं? तो एक ही होंगे। सरल वाक्य में कितने उपवाक्य होते हैं? एक। संयुक्त वाक्य में कितने स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं? दो या दो से अधिक। और मिश्र वाक्य में कितने उपवाक्य होते हैं? प्रधान और उस पर आश्रित, प्रधान और उस पर आश्रित। जैसे संयुक्त वाक्य में राम और श्याम दोनों बाजार गए, राम और श्याम दोनों बाजार गए। और यहाँ पे है राम ने आम खाया, राम ने आम खाया। मिश्र वाक्य में वह नहीं आया, वह नहीं आया, वह नहीं आया तो मैं वहां गया, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इस टाइप का एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आश्रित उपवाक्य रहते हैं, तो उसको बोलते हैं मिश्र। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? यहाँ पे लिखा है, चिन्ह भी ध्यान देना ना, ये पूर्ण विराम है, ये प्रश्नवाचक है। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है? ऐसे होता है, थोड़ा सा ऐसे। ठीक। और काव्य की आत्मा को रस, कविता में लयबद्ध को छंद। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार। अलंकार कितने हैं? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, शब्दों के आधार पर अर्थ, शब्द अलंकार, अर्थ के आधार पर अर्थ अलंकार। उपमा अलंकार में किसका प्रयोग होता है? साज, समान, जैसे शब्दों का प्रयोग। रूपक में उपमेय और उपमान होते हैं, रूपक में उपमेय और उपमान। रूपक अलंकार में उपमेय उपमान में भेद होता है। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति पर आधारित है। यमक एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है ना, यमक में। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है? बढ़ चढ़कर वर्णन होता है। बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक मिनट। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है ना। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। करुण रस का शोक है, हास्य का हास्य, श्रृंगार का रति, भयानक का भय, क्रोध का रौद्र का क्रोध और शांत का निर्भय। और तो इस तरह से ये हिंदी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। और देवनागरी हिंदी की लिपि तो वही डबल डबल दिया हो गया। तो इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं तक। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाते हैं तो आप लोग बोर हो जाते हो, तो इस वजह से इधर मैं नहीं समझाई हूँ। तो फिर चलिए अगली बार मैं नेक्स्ट 50 MCQ लेके आऊँगी ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूँ। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इससे पहले वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि नहीं, सॉरी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।